अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो एक ऐसे वर्सटाइल एक्टर के बारे में है जिन्होंने मनफी किरदारों से अपने फिल्मी करियर का आगाज किया। आगे चलकर उन्होंने कई फिल्मों में लीड रोल्स भी किए। उन्हें जो भी रोल दिया गया वो उसमें पूरी तरह ढल जाते और अपनी अदाकारी के जौहर दिखाते। ये विनोद खन्ना की कहानी है, जो पेशावर की जादुई फिजाओं में पैदा हुए और फिर इन फिजाओं का जादू हमेशा के लिए उनकी शख्सियत में रच बस गया। ये उन दिनों की बात है जब हिंदुस्तान की तकसीम की खबरें गली मोहल्लों में फैल रही थीं। फिर 1947 का साल आ गया जब हिंदुस्तान की तकसीम का बाकायदा ऐलान हो गया। इसके साथ ही सरहद के दोनों अतराफ फसादात की आग भड़क उठी और फिर सरहद के दोनों अतराफ हिजरत का सिलसिला शुरू हो गया। लोग अपने आबाई घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। विनोद खन्ना के घर वालों के लिए ये एक मुश्किल फैसला था। पेशावर से उन्हें बेपनाह मोहब्बत थी। ये खूबसूरत बाजारों, पुरहुजूम कहवा खानों और जिंदा दिल लोगों का शहर था। कैसे कैसे फनकार थे जिनके नाम पेशावर से जुड़े थे। पृथ्वीराज, राज कपूर, दिलीप कुमार, इन सब का ताल्लुक पेशावर ही से था। ये वो फनकार थे जिनके नाम बॉलीवुड की तारीख में हमेशा जगमगाते रहेंगे। उस वक्त विनोद खन्ना के वालिद किशन चंद के ख्याल में भी नहीं था कि उनके नन्हे बेटे विनोद खन्ना का नाम भी एक दिन उन फनकारों में शामिल होगा जो बॉलीवुड के आसमान पर फैली कहकशां के रोशन सितारों में आज भी शामिल हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान की तकसीम का ऐलान होते ही सरहद के दोनों अतराफ फसादात शुरू हो गए। हर रोज परेशान कुन खबरें आ रही थीं, लेकिन विनोद खन्ना के बाप किशन चंद मुतमईन थे। उन्होंने सोचा, हिंदुस्तान तकसीम हो भी गया तो क्या पेशावर तो उनका अपना ही शहर है, जहां उनका अपना घर है। वो अपना घर कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ हालात बद से बदतर होते जा रहे थे और फिर वो दिन आ ही गया जब किशन चंद के खानदान ने भारी दिल के साथ घर छोड़ने और बम्बई जाने का फैसला कर लिया। बम्बई पेशावर जैसे खामोश और रोमानवी शहर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये एक शोर शराबे वाला शहर था जहां जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज थी। किशन चंद ने नन्हे विनोद खन्ना को सेंट मैरीज स्कूल में दाखिल करा दिया। स्कूल की तालीम मुकम्मल होने के बाद जब विनोद खन्ना कॉलेज में गए तो उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेने का मौका मिला। वो एक सॉलिड और अट्रैक्टिव शख्सियत के मालिक थे जो हजारों के मजमे में सबसे यूनिक नजर आते थे। बम्बई फिल्मी दुनिया का मरकज था। कितने ही नौजवानों की ख्वाहिश होती कि वो फिल्मों में अदाकारी करें। इसके लिए वो फिल्म स्टूडियोज के चक्कर लगाते रहते थे। विनोद खन्ना ने कभी नहीं सोचा था कि वो अदाकार बनेंगे, लेकिन एक दिन वो सुनील दत्त की नजर में आ गए। सुनील दत्त जो कि मारूफ बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त के वालिद थे। सुनील दत्त ने विनोद खन्ना को अपनी फिल्म मन का मीत में लेने का फैसला कर लिया। इस फिल्म की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। सुनील दत्त ने यह फिल्म अपने से छोटे भाई सोम दत्त को फिल्मी दुनिया में लॉन्च करने के लिए बनाई थी। कैसी अजीब बात है, सोम दत्त जिसके लिए सुनील दत्त ने फिल्म बनाई थी, फिल्म शायकीन को मुतासिर न कर सके, लेकिन विनोद खन्ना के लिए ये फिल्म उनकी जिंदगी का अहम मोड़ साबित हुई। इस फिल्म में विनोद खन्ना का रोल नेगेटिव था, लेकिन उनकी अदाकारी ने लोगों के दिल जीत लिए। यूं पहली ही फिल्म ने उनके लिए कामयाबियों के दरवाजे खोल दिए। मन का मीत में नेगेटिव रोल से अदाकारी की शुरुआत करने के बाद विनोद खन्ना ने अपने करियर के आगाज में इसी तरह के नेगेटिव रोल प्ले किए। अगली फिल्म मेरे अपने थी। ये बतौर हिदायतकार गुलजार की पहली फिल्म थी। इसमें भी विनोद खन्ना का किरदार एक नाराज शख्स का था। इसी तरह मेरा गांव मेरा देश में विनोद खन्ना ने एक डाकू का किरदार प्ले किया।
दिलचस्प बात यह कि इन मनफी किरदारों में भी लोगों ने उन्हें पसंद किया। उसकी बुनियादी वजह विनोद खन्ना की एक्टिंग थी, जिसने इन किरदारों में जान डाल दी थी। 70 की दिहाई में विनोद खन्ना को फिल्मों में मस्बत किरदार मिलना शुरू हो गए। ये विनोद खन्ना के फन का कमाल था कि वो मुख्तलिफ किरदारों में खूबसूरती से ढल जाते। विलन का किरदार होता तो उनके लहजे में दहशत होती, और हीरो का किरदार होता तो उनके लहजे में मोहब्बत, नरमी और अफेक्शन आ जाती। 1971 यानी कि 1971 विनोद खन्ना की जिंदगी का बहुत अहम साल था, जब 25 बरस की उम्र में उनकी शादी गीतांजलि से हुई। इस शादी से उनके 2 बेटे राहुल और अक्षय पैदा हुए। 70 और 80 की दिहाई में विनोद खन्ना ने बहुत शोहरत कमाई। इस जमाने में विनोद खन्ना की कामयाब तरीन फिल्में रिलीज हुई, जिनमें हाथ की सफाई, मैं तुलसी तेरे आंगन की, हेरा फेरी, खून पसीना, अमर अकबर और एंथोनी, कुर्बानी और मुकद्दर का सिकंदर शामिल हैं। ये वो दौर था जिसमें उनकी मकबूलियत टॉप पर थी और वो अमिताभ बच्चन के लेवल के अदाकार बन चुके थे। अब दौलत, इज्जत और शोहरत उनके घर के दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन उनके अंदर किसी चीज की कमी थी। फिल्मों की चकाचौंध में सुकून जैसी नेमत नहीं थी। तब उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसने उनके चाहने वालों को हैरान कर दिया। एक रोज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि वो फिल्मी दुनिया से रिटायर हो रहे हैं। फिल्मी दुनिया में इस तरह की मिसाल शायद ही किसी फनकार की होगी जिसने अपने फन की बुलंदियों पर फिल्मी दुनिया को छोड़ने का ऐलान किया हो। विनोद खन्ना ने स्टूडियो की रोशनियों से दूर अमेरिका के शहर ओरेगन में राजनेश ओशो के आश्रम में ज्ञान का सफर शुरू किया। फिल्मी कैरियर के उरूज पर फिल्मी दुनिया छोड़ने और ओशो के आश्रम में रहने के इस अचानक फैसले का असर उनकी इज़्दवाजी जिंदगी पर भी पड़ा। विनोद खन्ना और गीतांजलि के दरमियान फासलों की दरार पैदा होने लगी, जिसका खात्मा इनकी शादी के इख्तिताम पर हुआ। ज्ञान की तलाश का ये सफर 5 बरसों पर मुहित था। 1987 यानी कि 1987 में उन्होंने एक बार फिर फिल्मी दुनिया में कदम रखा। 5 बरस के अरसे में पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका था। तवील गैर हाजिरी के बाद उन्होंने इंसाफ फिल्म से अपने फिल्मी सफर का दोबारा आगाज किया और अगली 2 दिहाइयों तक दोबारा फिल्मी दुनिया की तवज्जो का मरकज बने रहे। इस दौरान उन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया, जिनमें चांदनी, दबंग, दबंग 2 और क्रांति शामिल हैं। आश्रम में 5 साल गुजारने और फिल्मी दुनिया में एक बार फिर से कदम जमाने के बाद विनोद खन्ना ने 1990 यानी कि 1990 में कविता से शादी कर ली। इस शादी से उनका एक बेटा और एक बेटी पैदा हुए। कविता और विनोद खन्ना का ये साथ आखिरी दम तक रहा। विनोद खन्ना की शख्सियत का एक और रुख सियासत से गहरी वाबस्तगी था। सियासत के लिए उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया और गुरदासपुर के हलके से 4 मर्तबा लोकसभा का मेंबर बनने का भी एजाज हासिल किया। इस दौरान वो सन 2002 में कल्चर और टूरिज्म और फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में वजीर रहे। विनोद खन्ना की कारकर्दगी के एतराफ में उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले। इनमें फिल्म फेयर अवार्ड, फिल्म फेयर अचीवमेंट अवार्ड और स्टारडस्ट अवार्ड शामिल हैं। विनोद खन्ना की मौत के बाद सन 2017 में उन्हें उनकी खिदमात के एवज दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया, लेकिन उनका सबसे बड़ा एजाज उनके शैदाइयों की बेपनाह मोहब्बत थी। उनके जानने वाले उनसे दीवानावार मोहब्बत करते थे। उन्हें अपने मेहरबान वालिद किशन चंद की याद आती, जिन्हें अपने आबाई शहर पिशावर से इश्क था और जो आखिर दम तक उन्हें पिशावर के गली कूचों की कहानियां सुनाते रहे। वही पिशावर जिसके बाजारों, कहवा खानों और फिजाओं में मोहब्बत और प्यार की खुशबू थी। वही दिल के करीब शहर जो उनकी जिंदगी के सफर का पहला संगे मील था।
तो दोस्तों, इसके साथ ही हमारी आज की कहानी खत्म हुई। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि जरूरी नहीं हमें हमेशा वो सब मिले जो हम चाहते हैं, लेकिन हमें जो भी चीज अता की जाए उसे सब्र और शुक्र से कबूल करना चाहिए और खूब मेहनत और लगन से अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए। अल्लाह हाफिज।